हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में। ठीक है, बेसिकली अपन हमारा जो मेन मोटो रहेगा वो क्लिनिकल ओवरव्यू में किस तरीके से अपन इंट्रीगेशन में बात करते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और मेडिसिन के बेसिस पे अपन अगर देखते हैं तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को किस तरीके से पढ़ा जाए। तो हमारा मोटो यही है कि क्लिनिकली आपको ओवरव्यू होना चाहिए एक तरीके से कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में किस तरीके से आपको किस पर्सपेक्टिव में आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है वो आपका मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया होता है, यू ऑल नो दैट। ठीक है, तो सबको पता है, मैं जनरल सा बेसिक सा बात बता रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कि जो डेली रिक्वायरमेंट है आयरन का जो डेली रिक्वायरमेंट है ना, आयरन का डेली रिक्वायरमेंट आपको मैं बता दूं 10 से 20 मिलीग्राम पर डे है। ठीक है, 10 से 20 मिलीग्राम पर डे है आयरन का डेली रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो आयरन का जो रिचेस्ट सोर्स है, आयरन का आयरन का जो रिचेस्ट सोर्स क्या है, रिच सोर्स है आयरन में। आपको क्या मिलेगा, दो फॉर्म में रहेगा, एक तो हीम फॉर्म में रहेगा और दूसरा नॉन हीम फॉर्म में रहेगा। ठीक है, हीम फॉर्म में अपन बात करते हैं, आयरन जो प्रेजेंट रहता है हीम फॉर्म में 80% हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रहता है और 20% एंजाइम के फॉर्म में रहता है। इतनी बात क्लियर है फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आयरन ना दो तरीके से अपन को मिलेगा। सबसे पहले हमारे पास Fe+2 के फॉर्म में मिलेगा और दूसरा Fe+3 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फेरिक बोलते हैं। ठीक है, इक है, इसको बोलते हैं फेरस। ठीक है, ये सब वर्ड ना अभी मैं यूज करूंगा ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। ठीक है ना, तो ये दो चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब डुओडेनम में जब आपको पता है आयरन का ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, डुओडेनम में। ठीक है, तो आयरन का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है डुओडेनम में, तो एब्जॉर्प्शन के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास Fe+2 फॉर्म में होना चाहिए। आयरन तभी एब्जॉर्ब होगा जब वो Fe+2 फॉर्म में होगा। लेकिन हमारे डाइट में कैसे मिलता है, Fe+3 में मिलता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन क्या है। स्टोरेज फॉर्म क्या है आयरन का, फेरेटीन। और दूसरा अपन बात करते हैं तो हीमोसिड्रीन। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं तो हीमोसिड्रीन। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं इसको, आयरन का ट्रांसपोर्ट फॉर्म क्या बोलता है, ट्रांसफेरिन। ठीक है, ये सभी के बारे में अपन अभी बात करने वाले हैं। इतनी इतनी छोटी छोटी बातें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको, है ना। चलिए, अब देखो, अब क्या है ना कि हम सबसे पहले देख लेते हैं आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, तो उसके बाद अपन देखेंगे कि आयरन का एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद अपन फिर पढ़ेंगे कि आगे हमें किस तरीके से फॉलो अप करना है। ठीक है, देखो, ठीक है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डाइट से क्या लिए, डाइट से अपन क्या लिए, डाइट से हमारे पास आयरन आया और वो आयरन किस फॉर्म में है, Fe+3 स्टेट में आपके पास मिलेगा। ठीक है, Fe+3 स्टेट में मिलेगा। ठीक है, हाँ, अब ये Fe+3 स्टेट में ये चेंज हो जाता है Fe+2 स्टेट में। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, गैस्ट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में क्या होता है, Fe+2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये Fe+2 में चेंज हो गया, है ना। तो ये मैं बना रहा हूं आपके पास डिओडेनम। ठीक है, ये डिओडेनम में बना रहा हूं और डिओडेनम का एक सेल में बना रहा हूं, है ना। ये सेल है आपके पास। ठीक है, डिओडेनम का ये सेल है, ये विलाई आपके पास दिख रहा है। ये आपका जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं एपिकल पार्ट। ठीक है, और इसका पार्ट है बेसोलेटरल बॉर्डर, इसको बोलते हैं ना, बेसोलेटरल बॉर्डर इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये डिओडेनल एंटेरोसाइट है, एंटेरोसाइट इसको बोलते हैं। ये जो सेल अपन बनाया ये एंटेरोसाइट है। ठीक है, अब यहां पर में क्या होता है ना, एपिकल बॉर्डर पे आपको क्या बोलता है उसको, डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर में, डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर।
डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, DMT1 प्रोटीन आपको मिलेगा, ट्रांसपोर्टर मिलेगा, ठीक है? जो कि क्या करता है, जो कि क्या करेगा, सबसे पहले ये हमारे पास क्या था, एक मिनट, ठीक है, DMT1 मिला। अब ये DMT1 मिला तो सबसे पहले हमारे पास क्या था यहाँ पर में, फूड था, है ना? फूड था, ये हमारे पास क्या चीज में चेंज हो गया, Fe+2 में, Fe+3 से, है ना? अब ये Fe+2 से Fe+3, Fe+3 से Fe+2 में चेंज हो गया। अब यहाँ पर में ये चला जाता है DMT1 से एंटर कर गया, Fe+2 फॉर्म जो है वो DMT से एंटर कर गया। अब ये DMT से यहाँ पर में एंटर कर गया, Fe+2 फॉर्म एंटर कर गया, ठीक है? इतनी बात क्लियर है, ठीक है? अब यहाँ पर में आया, अब इसको क्या हो रहा है यहाँ पर में, अब इसको ऑक्सीडेशन, कपल्ड विथ ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, है ना? अब ये इंटर कर गया, एंटेरोसाइट में इंटर कर गया। अब इसमें से कुछ जो पार्ट होता है ना, अब इसमें से कुछ जो पार्ट होता है, ये देखो यहाँ पर में, अब जो इसमें से कुछ जो पार्ट होता है वो म्यूकोसल फेरेटिन के फॉर्म में, फेरेटिन के फॉर्म में आपको मैं बताया कि ये स्टोर हो जाता है, ठीक है? स्टोर हो जाता है, फेरेटिन के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है, ठीक है ना? अब ये फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और कुछ आयरन जो होते हैं, कुछ Fe+2 जो होते हैं, वो बाहर की तरफ आ जाते हैं वेजोलेटरल, वेजोलेटरल बॉर्डर है ना ये, यहाँ पर में एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ठीक है? इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, फेरोपोर्टिन। क्या बोलते हैं इसको, फेरोपोर्टिन 1 से ये बाहर आ जाता है Fe+2। अब ये Fe+2 बाहर आया, ठीक है? Fe+2 बाहर आया, है ना? और Fe+2 बाहर आया और ये चेंज हो गया Fe+3 में, ठीक है? अब इसको चेंज करने वाला कौन है, इसको चेंज करने वाला हमारे पास है हिपेस्टिन, हिपेस्टिन है, ठीक है? इसको चेंज करने वाला हिपेस्टिन बोलते हैं या फिर सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है? या फिर कौन होगा इसका, सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है? अब क्या है, अब ये यहाँ पर में हमारे पास कौन था, अब ये कहाँ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। अब कहाँ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है? अब ये गया ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक? Fe+3 गया ब्लड सर्कुलेशन में, ये किसके साथ कंबाइन होता है, ये कंबाइन विथ ट्रांसफेरिन प्रोटीन। तो आपको बताया ना कि जो ट्रांसपोर्ट फॉर्म है आयरन का वो ट्रांसफेरिन है, ठीक है? ट्रांसफेरिन है और इसको कहाँ चला जाता है, अलग अलग ऑर्गन्स में चला जाता है, जैसे कि लीवर हो गया, बोन मैरो हो गया, ठीक है ना? यहाँ चला जाता है, बोन मैरो हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर में आरबीसी का फॉर्मेशन वगैरह करना होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है? अभी जब लीवर में जाता है ना, तो यहाँ पर में लीवर से हेप्सिडिन नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है? तो लीवर से हेप्सिडिन, लीवर से जो होता है ना, हेप्सिडिन रिलीज होता है, सिंथेसिस होता है। ये क्या करता है, ये यहाँ पर में फेरोपोर्टिन के साथ बाइंड करता है, ठीक है? फेरोपोर्टिन के साथ बाइंड करता है और हेप्सिडिन बाइंड टू द फेरोपोर्टिन और क्या करता है, फेरोपोर्टिन को डिग्रेड कर देता है ना, डिग्रेड कर देता है, जिसके कारण जो आयरन का यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये रुक जाता है। अब ये करने का मतलब, ये करने का मोटो क्या है इसका, अगर मान लो हमारे बॉडी में आयरन ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होने लगा, ठीक है? ब्लड में आयरन का सर्कुलेशन ज्यादा से ज्यादा होने लगा, लेकिन हमें क्या है, ज्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पर में लीवर और बोन मैरो में ज्यादा नहीं चाहिए, तो हमें क्या है, हेप्सिडिन जो होता है वो लीवर से रिलीज होता है, फेरोपोर्टिन को आपको ब्लॉक करेगा, डिग्रेड करेगा और वहां पर में आयरन का एब्जॉर्प्शन को रोक देगा, ठीक है? आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है? कुछ चीजें और मैं बता दूं, जैसे कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूँ। आयरन का एब्जॉर्प्शन डिओडेनम में होता है या फिर अपर जेजुनम वाले पार्ट में होता है, इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात यह है कि फॉलेट, जब हम लोग फॉलिक एसिड देखेंगे तो फॉलेट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जेजुनम में, और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, टर्मिनल इलियम में होता है, ठीक है? इतनी बात याद रखो क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू पूछा गया हुआ है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है? अब देखो, अब मैं एक बात बता रहा हूँ, इसका जो एब्जॉर्प्शन हुआ ना, ठीक है? अब इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, तो इसका एब्जॉर्प्शन होने के लिए हमारे पास इसका रेगुलेशन भी होना चाहिए, तो मैं आपको बताया कि रेगुलेट कौन करता है, हेप्सिडिन। हेप्सिडिन किससे रिलीज होता है, लीवर से हेप्सिडिन रिलीज होता है, लीवर से, और ये यहाँ पर में फेरोप्रोटीन को जाके इनिबिट करता है, ठीक है ना? समझ में आया?
ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ गई है। अब हेप्सिडिन क्या है? हेप्सिडिन लीवर में होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? हेप्सिडिन के बारे में कुछ पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं। हेप्सिडिन 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 क्या है? ये मास्टर रेगुलेटर है, मास्टर रेगुलेटर ऑफ आयरन। ठीक है, ये क्या करता है? इनहिबिट आयरन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो, मैं दो दो टर्म आपको बता रहा हूं। अब रेगुलेशन कैसे होता है वो आप समझना। जैसे कि मान लो बॉडी में बॉडी में मान लो आयरन आपको कम है। ठीक है, बॉडी में आपको आयरन कम है, तो क्या करेगा भाई? बॉडी में, जैसे कि मान लो बॉडी में आयरन कम है, तो क्या करेगा भाई? हेप्सिडिन क्या कर रहा था? आयरन के ऑब्जॉर्प्शन को रोक रहा था। तो क्या हेप्सिडिन का अमाउंट कम करना पड़ेगा क्या? हाँ, हेप्सिडिन का अमाउंट कम होगा, ताकि ताकि क्या करेगा? अलाउ करेगा, किसको अलाउ करेगा? अलाउ आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इनटू ब्लड। ठीक है, दूसरा कंडीशन लेते हैं कि बॉडी में हमारे पास, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर दूसरा कंडीशन ये है कि बॉडी में हमारे पास आयरन रिप्लीट है, मतलब आयरन हमारे पास अच्छे मात्रा में है। ठीक है, बॉडी में आयरन रिप्लीटेड विथ आयरन। ओके, सो बॉडी में रिप्लीटेड विथ आयरन है, तो इस कंडीशन में हमारे पास अच्छे मात्रा में है, तो हमें क्या? हेप्सिडिन को ज्यादा बनाना पड़ेगा, उसके एब्जॉर्प्शन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके एब्जॉर्प्शन को कम करना पड़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर में? हाई हेप्सिडिन लेवल। ठीक है, हाई हेप्सिडिन लेवल होगा तो मतलब आयरन को इनहिबिट आयरन एब्जॉर्प्शन। ओके, सो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये चीज, सारा चीज आप लिखा हुआ है यहाँ पर में, आप देख सकते हो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है ना? यहाँ पर में Fe+3 आया Fe+2 के फॉर्म में, और यहाँ पर आपके पास ये आयरन एब्जॉर्ब हो गया। आयरन एब्जॉर्ब होने का कुछ यहाँ पर में फेरेटिन के फॉर्म में रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है ना? फेरेटिन के फॉर्म में। ठीक है, और कुछ यहाँ बाहर आया Fe+2 Fe+3 में चेंज हो गया, किसके माध्यम से? हेपेस्टिन के माध्यम से या सेरुलोप्लाज्मी के माध्यम से, सिर्फ ब्लड के थ्रू लीवर में गया। लीवर में जब ज्यादा देख रहा है, आयरन का ज्यादा ब्लड में बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका हेप्सिडिन रिलीज होता है, फेरोपोर्टिन को डिग्रेड करता है, और कुछ जो आयरन होते हैं वो इरिथ्रॉइड मैरो में चला जाता है, ताकि हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना सके। ठीक है, इतनी बात जब क्लियर हो जाती है, उसके बाद अपन को ये याद रखना पड़ता है। ठीक है, ये याद रखना पड़ता है। उसके बाद आप ये नोट डाउन कर लो, रेगुलेशन ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन। ये सारा पॉइंट मैं आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, ये सारा पॉइंट आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, अब समझना ये है कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करता है ना? जो आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करता है, इतनी बात हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, जो आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है उसको बोलते हैं, कौन से फॉर्म में हमारा एब्जॉर्ब हो रहा था? Fe+2 के फॉर्म में। अब HCl क्या कर रहा था? Fe+3 से Fe+2 में चेंज कर रहा था, है ना? तो ये फैक्टर क्या होगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना? मतलब बढ़ाएगा एब्जॉर्प्शन को। एस्कॉर्बिक एसिड बढ़ाएगा, है ना? इसीलिए आयरन के टैबलेट के साथ अपन विटामिन सी का भी टैबलेट लेते हैं, तो क्या करता है? एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। अमाइनो एसिड एंड शुगर इन द फूड, फिजियोलॉजिकल जैसे कंडीशन, जैसे प्रेगनेंसी एंड हाइपोक्सिया के कंडीशन में आयरन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब कौन कौन सा फैक्टर है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है? फेरिक फॉर्म, एक्लोराइडिया, मतलब इसका अपोजिट बोल दो, है ना? इसका अपोजिट बोल दो। अल्कलाइन फूड, यहाँ पे एसिड है तो अल्कलाइन फूड हो गया। उसके बाद फाइटेट्स, टैनेट्स, फॉस्फेट्स एंड डाइट्स, ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं आयरन के साथ, इसलिए यहाँ पर में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ईडीटीए सेम कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के कारण भी यहाँ पर में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, अब उसी सिलसिले में अपन देख लेते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन आता है पैथोलॉजी में, ठीक है, और मेडिसिन में भी। तो इससे अपन क्या क्या जान सकते हैं कि सबसे पहले अपन को पूछेगा कि भाई साहब इटियोलॉजी बता दो। ठीक है, तो इटियोलॉजी अपन दो तरीके से बताएंगे। ठीक है ना? इटियोलॉजी अपन दो तरीके से बताएंगे। ठीक, सबसे पहले जो डायट्री है,
मतलब डाइट ही नहीं मिल रहा। ऐसा कौन-कौन सा इंसान है, ऐसा कौन-कौन सा पर्सन है जिसको डाइट में प्रॉब्लम होगा? सबसे पहले इन्फैंट ऐसा होगा जिसको आयरन कम मिल रहा होगा, चिल्ड्रन को जिसका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, या फिर एल्डरली ओल्ड एज में। तो एकदम एक्सट्रीम एज वाले पर्सन जैसे कि इन्फैंट और चिल्ड्रन, और ओल्ड एज वाले में, और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले में ये इटियोलॉजी है, ठीक है ना? इटियोलॉजी। उसके बाद अगर बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन ही इम्पेयर्ड हो गया। कौन से केस में? स्टीटोरिया, स्प्रूस एंड क्रॉनिक डायरिया, गैस्ट्रेक्टोमी, ये सब कंडीशन में क्या होगा? इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होगा। रिक्वायरमेंट कब बढ़ जाएगा? जब जैसे कोई बच्चा ग्रो कर रहा है या फिर चिल्ड्रन ग्रो कर रहा है, तो उसमें आयरन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। प्री मेनोपॉजल वुमेन्स में भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ जाता है, तो उस केस में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है, बात करते हैं क्रॉनिक ब्लड लॉस के बारे में। तो जीआईटी हो गया, जीआईटी में जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर, हेमोराइड्स हो गया, हुकवर्म डिजीज हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, रीनल, पेल्विक और ब्लैडर कैंसर हो गया, जेनाइटल ट्रैक्ट यूटेराइन कैंसर एंड मेनोरेगिया हो गया। ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए, तो इसी सिलसिले में अपन देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या-क्या होते हैं, ठीक है? तो क्लिनिकल फीचर्स जानने के लिए हमने अभी क्या देखा, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं तो अनीमिया। तो अनीमिया तो होना तय है, ठीक है? तो अनीमिया बेसिकली ये जो क्लिनिकल फीचर्स कब आते हैं, मोस्टली तुम्हें कब दिखेगा? मिडिल एज्ड वुमेन बेसिकली आएगी, ठीक है? तो इसमें अपन पैलर दिखेगा, फटीग दिखेगा, डिस्निया दिखेगा, पाल्पिटेशन दिखेगा, ये सारा चीज़ आपको फटीग, वीकनेस, एक्सर्शन, पाल्पिटेशन, पैलर ऑन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन स्क्लेरा, ओल्डर पेशेंट के पास एंजाइना और कंजस्टिव हार्ट फेल्योर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? नेल्स में कुछ एपिथेलियल चेंजेस होते हैं, जैसे कि नेल्स में काइलोनशिया होगा, स्पून शेप्ड नेल हो जाते हैं, इस तरीके से नेल्स का स्पूनिंग हो जाता है, ठीक है? टंग टंग में क्या होगा? ये नॉर्मल टंग है ना आपके पास, ठीक है? एट्रोपिक ग्लोसाइटिस हो गया, ठीक है? ये आपके पास एट्रोपिक ग्लोसाइटिस दिख रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये आपको मिलेगा, है ना? उसके बाद माउथ में एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो गया, ये आप देख सकते हो माउथ में एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है? नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन पल्मर विल्सन सिंड्रोम का जो ट्रायड है, उसमें आपको जैसे कि डिस्फेगिया होगा, इसोफेजियल वेव्स होता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पल्मोनल विल्सन सिंड्रोम, ठीक है? इसको और एक नाम नाम बोलते हैं, जिसका नाम है पीटरसन ब्राउन केली सिंड्रोम, ठीक है? ये मेडिसिन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये बात याद रखना। तो इतनी बात जब समझ में आ जाती है, ठीक है? और एक और है कि यहाँ पर में जब चाइल्ड आएगा ना, तो चाइल्ड का एक हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड ईटिंग मड, मड या क्ले खाता हुआ रहेगा, ठीक है? इस तरीके का हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में, लैब डायग्नोसिस के बारे में। तो लैब डायग्नोसिस अपन 3 तरीके से देखेंगे। सबसे पहले ब्लड, बोन मैरो, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? तो बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें ना कंफर्म करता है, ठीक है? एक तरीके का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बायोकेमिस्ट्री को बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं। जब ब्लड में बेसिकली सीबीसी देखते हैं, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, रेटिक काउंट, इंडाइसिस, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन तो कम रहेगा, ठीक है? हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम रहे, क्योंकि हमें क्या देखने को मिल रहा है? अनीमिया देखने को मिल रहा है, ठीक है? दूसरा बात, आरबीसी का जो मास होगा वो भी कम देखने को मिलेगा, लेकिन टीएलसी यहाँ पर में नॉर्मल देखने को मिलेगा, ठीक है? प्लेटलेट काउंट नॉर्मली यहाँ पर में नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है? ठीक है? दूसरी बात, आरबीसी में क्या दिख रहा है? हाइपोक्रोमिक दिखेगा, माइक्रोसिटिक दिखेगा, एनाइसोसाइटोसिस, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो, हाइपोक्रोमिक 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 दिख रहा है, और मैं हाइपोक्रोमिक का डेफिनेशन अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है? एनाइसोसाइटोसिस और पॉइकिलोसाइटोसिस भी आपको दिख रहा है, ठीक है? अलग अलग शेप और साइज का दिख रहा है ना, एनाइसोसाइटोसिस और पॉइकिलोसाइटोसिस, ठीक है? ठीक है, तो पेरिफेरल स्मीयर में आपको इस तरीके से दिखेगा, है ना? चलिए, तो ये सब सारी बातें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एंडाइसिस। एंडाइसिस में आपको मैं बताया हाइपोक्रोमिक है, ठीक है? हाइपोक्रोमिक, यहाँ पर मैं तो एमसीबी, एमसीएचसी, एमसीएच सब लो होगा, और रेटिकुलोसाइट काउंट स्लाइटली लो होगा, लेकिन ल्यूकोसाइट, टीएलसी और डीएलसी यहाँ पर में नॉर्मल रहेगा, प्लेटलेट भी नॉर्मल रहेगा। आपको बता दिया ये सारी बातें।
बोन मैरो फाइंडिंग में क्या होगा, देखो बोन से मैरो सेलुलरिटी इंक्रीज हो जाएगा ना, ठीक है, ड्यू टू इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेशिया, ठीक है, इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेशिया आपको देखने को मिलेगा, है ना, और माइलॉइड एमी रेशियो डिक्रीज होता है, इरिथ्रोपोइसिस स्मॉल नॉर्मोब्लास्ट। अब इरिथ्रोपोइसिस क्या होगा, देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पर में इरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज होगा क्योंकि कॉन्ट्रालेटरली उनको क्या हो रहा है कि जो आरबीसी का जो आरबीसी मास है वो कम हो रहा है, तो उस केस में आरबीसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर में इरिथ्रोसाइटोसिस इरिथ्रोपोइसिस बढ़ जाएगा, है ना, ठीक है, कंपनसेटरी। और यहाँ पर में क्या दिखेगा, स्मॉल नॉर्मोब्लास्ट मोस्ट क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको दिखेगा, और इस केस में आपको साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन लैग्स बिहाइंड द न्यूक्लियर मैचुरेशन, ठीक है, तो ये केस आपको मिलता है। एक और केस आपको मिलेगा साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन लैग बिहाइंड द न्यूक्लियर मैचुरेशन, ये तो हो गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। लेकिन जब हम विटामिन बी12 डिफिशिएंसी पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर मैचुरेशन लैग्स द साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन, ठीक है, तो वहां पर में मैक्रोवेलोसाइट्स आपको मिलता है, यहाँ पर माइक्रोसाइट आपको मिलता है, ठीक है, माइक्रोसाइट मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर में साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन लैग है। लेकिन जब हम लोग विटामिन बी12 डिफिशिएंसी पढ़ेंगे तो वहां पर मैक्रोसाइटिक पढ़ेंगे क्योंकि वहां पर में जो न्यूक्लियर मैचुरेशन है वो लैग हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो मैरो आयरन आपको क्या दिखेगा, कम मिलेगा, ठीक है। हाँ, बायोकेमिकल फाइंडिंग्स आपको 3 चीज़ 4 चीज़ें याद रखनी है। आयरन लेवल आपको कम मिलेगा, फेरेटिन लेवल कम मिलेगा और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ये चीज़ समझो थोड़ा, है ना? ट्रांसफेरिन सैचुरेशन कम हो जाएगा। अब देखो, ये यहाँ पर में 2 आयरन है हमारे पास और एक यहाँ पर में ट्रांसफेरिन है, ठीक है? अब ये आयरन एक ट्रांसफेरिन 2 आयरन को करता है, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? उसको बाइंड करता है ना? अब मान लो यहाँ पर में फेरेटिन लेवल टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी कैसे कम हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो फेरेटिन लेवल ही कम हो रहा है, ये फेरेटिन है, ठीक है, ये फेरेटिन है और ये आयरन, इसके लेवल को कम कर रहा है, तो बाइंडिंग कैपेसिटी भी क्या होगा, इसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर में आयरन लेवल कम हो रहा है ना, आयरन लेवल कम है और यहाँ पर में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफेरिन क्या कहते हैं ट्रांसफेरिन ज्यादा से ज्यादा आपके पास है, ठीक है ना, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, इस केस में आपको क्या मिलेगा, टीआईबीसी बढ़ा हुआ मिलेगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ओके, सो ये चीज आप देख सकते हो यहाँ पर में जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, क्रॉनिक डिसऑर्डर, थैलेसीमिया, सिडोब्लास्टिस, तो ये सब कंपैरिजन आप देख सकते हो, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ठीक है, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ये डायग्नोसिस आपको समझ में आना चाहिए, है ना, तो ये सारी बातें मैं आपको बता दिया हूँ, जब मैं ये चीजें बताऊंगा आगे तो मैं आपको सारा चीज आगे फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बताऊंगा। ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे, अगर मान लो अनीमिया के डिसऑर्डर को करेक्ट करना है, दूसरा आयरन डिफिशियंसी को करेक्ट करना है, तो हमें क्या देना है, ओरल थेरेपी देना है, ओरल थेरेपी में क्या, फेरस सल्फेट देंगे, फेरस फ्यूमरेट देंगे, फेरस ग्लूकोनेट टेप देंगे, ठीक है। पेरेंटल थेरेपी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कब पेरेंटल थेरेपी देंगे, जब आयरन ओरल आयरन इंटॉलरेंस हो सकता है, उस केस में पेरेंटल थेरेपी देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के केस में पोस्ट ऑपरेटिव केसेस जितने भी होते हैं और ऐसे केस जो रैपिड रिप्लेसमेंट विद आयरन स्टोर्स, ठीक है। दूसरा कॉमन प्रिपरेशन अपन कौन सा यूज करते हैं इसमें, आयरन डेक्स्ट्रान इसमें मोस्टली यूज करते हैं, आयरन डेक्स्ट्रान इसमें मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं जो आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी, जो बेसिक बातें थी वो मैं पहले बताया हूँ, क्योंकि जो बायोकेमिस्ट्री में क्या पूछता है, आयरन एब्जॉर्प्शन का पूरा प्रोसेस आपको पूछेगा, दूसरा आयरन डिफिशियंसी का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पूछता है, पैथोलॉजी का बात करें तो बेसिकली लैब डायग्नोसिस और क्लिनिकल फीचर्स आपको इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन में सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा मोटो था, तो आपको ये इतनी मोटा मोटी बातें आपको समझ आनी चाहिए ताकि आप अच्छे से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को मास्टर कर सके, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन दूसरे तरह के एनीमिया डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ही है आपके लिए ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और नीट पीजी में तो भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। एक और पर्सपेक्टिव है आपके लिए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में अनीमिया मुक्त भारत पूछते हैं यहाँ पर कम्युनिटी मेडिसिन में, वो अलग से हम लोग वीडियो डालेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए ये तीन तीन चीजों को एक साथ कंबाइन करके अपन इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।